कल सुबह जब तुम पेट्रोल पंप जाओगे, एक बार बोर्ड पर प्राइस देखना, फिर नेक्स्ट पंप पर जाना, फिर उसके बाद वाले पर। तुम्हें क्या दिखेगा? एक ही प्राइस हर जगह, चाहे एचपी हो, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, रिलायंस हो। शायद एक दो पैसे का फर्क। कभी सोचा क्यों? तुम्हें बताया गया है कि 2010 के बाद से पेट्रोल प्राइसेस डीरेगुलेटेड हैं। मतलब कागजों पर यह फ्री मार्केट है, कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करने के लिए आजाद है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो प्राइसेस में फर्क होता ना। कोई सस्ता बेचता कस्टमर खींचने के लिए, कोई महंगा बेचता क्वालिटी के नाम पर। रिलायंस का अलग रेट होता, इंडियन ऑयल का अलग। लेकिन ऐसा नहीं है, सब सेम है। क्यों? क्योंकि तुम जिसे कंपटीशन समझ रहे हो वो कंपटीशन नहीं है, वो एक कार्टेल है, एक सिस्टम है। और ये सिस्टम 150 साल पहले एक आदमी ने बनाया था, और वो सिस्टम आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले दिन करता था। 2016 याद है, जब जियो आया था? फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड। पूरा देश पागल हो गया था। तुमने सोचा, वाह, अंबानी साहब कितने दयालु हैं। लेकिन अगले 2 साल में क्या हुआ? एयरसेल मर गया, वोडाफोन और आइडिया को सिर्फ जिंदा रहने के लिए मर्ज होना पड़ा। डोकोमो गायब, उनिनॉर गायब। 3 साल में पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री सिमटकर सिर्फ 3 कंपनीज में आ गई, और उनमें से एक, जियो, सबसे ज्यादा पावरफुल। वो फ्री डेटा तुम्हारे लिए नहीं था, वो कंपटीशन को मारने का खर्चा था। और तुम कस्टमर नहीं थे उस गेम में, तुम वेपन थे। ये कोई नई चाल नहीं है, ये चाल 150 साल पुरानी है। और इस चाल को सबसे पहले एक आदमी ने परफेक्ट किया था। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान। उसकी दौलत आज के हिसाब से $400 बिलियन से ज्यादा थी। जब वो पीक पर था, उस वक्त दुनिया के किसी भी अमीर आदमी से कई गुना ज्यादा। कहा जाता है कि उस जमाने में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% सिर्फ रॉकफेलर के पास था, एक आदमी के पास। सोचो। लेकिन रॉकफेलर की असली लेगेसी पैसा नहीं है, उसकी असली लेगेसी वो सिस्टम है जो उसने बनाया, वो मेथड, वो ब्लूप्रिंट। और वो मेथड आज भी हर बड़ी कंपनी यूज कर रही है। Amazon यूज करती है, गूगल यूज करता है, रिलायंस यूज करती है, अडानी यूज करते हैं, बैंक्स यूज करते हैं, फार्मा कंपनीज यूज करती हैं। तुम उस सिस्टम के अंदर रहते हो हर रोज, हर पल, और तुम्हें पता भी नहीं। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम दिखाऊंगा। कैसे रॉकफेलर ने इसे बनाया, कैसे उसने अपने कंपेटिटर्स को खत्म किया, कैसे उसकी कंपनी टूटने के बाद भी वो और ज्यादा अमीर हो गया, और कैसे 100 साल बाद भी तुम उसी सिस्टम में फंसे हो जो उसने डिजाइन किया था। क्योंकि सिस्टम को समझना एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वाइवल है। चलो शुरू करते हैं। जॉन डेविडसन रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव रिचफर्ड में हुआ। उसके पिता एक कॉनमैन थे। हाँ, एक ठग। वो नकली कैंसर की दवाइयां बेचते थे, गांव-गांव जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। उसकी माँ एक कठोर बैप्टिस्ट क्रिश्चियन थी, बहुत रिलीजियस, बहुत मॉरल, बहुत स्ट्रिक्ट। इस कॉम्बिनेशन को समझो, बाप से मिली चालाकी, बेरहमी और लोगों को मैनिपुलेट करने की कला। माँ से मिला मॉरल कन्विक्शन, ये बिलीफ कि जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की मर्जी है। रॉकफेलर ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बिना किसी रहम के बर्बाद किया, लेकिन वो जेन्युइनली मानता था कि यह सब अच्छे के लिए है। उसे लगता था भगवान ने उसे चुना है इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसे लगता था वो दुनिया को सुधार रहा है। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, उसे दिल से यकीन था। और यही बात उसे खतरनाक बनाती थी, क्योंकि जो आदमी खुद को भगवान का दूत मानता है वो किसी को भी कुचल सकता है। 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल नाम के शहर में तेल मिला। ऑयल रश शुरू हो गया। हजारों लोग पागलों की तरह भागे वेल्स खोदने के लिए। कुछ रातों रात अमीर हो गए, कुछ बर्बाद हो गए। बूम एंड बस्ट। आज तेल की बाढ़, कल सूखा, प्योर केओस। रॉकफेलर उस वक्त सिर्फ 20 साल का था। क्लीवलैंड में एक बुककीपर का काम करता था। उसने भी ऑयल रश देखा, लेकिन जो उसने देखा वो बाकी लोगों ने नहीं देखा। बाकी लोग देख रहे थे कि तेल निकालने में पैसा है। रॉकफेलर ने देखा कि तेल निकालना बहुत रिस्की है। आज किस्मत अच्छी है तो तेल मिल गया, कल जमीन सूखी निकली तो सब खत्म। ये जुआ है। लेकिन रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल को साफ करके केरोसिन बनाना,
वो केरोसिन जो लोग अपने घरों में लैंप जलाने के लिए यूज करते थे। ये असली बिजनेस था। क्यों? क्योंकि तेल निकालने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो डूबे या तैरे, उसे अपना तेल रिफाइन करवाना ही पड़ेगा। रिफाइनरी का धंधा हमेशा चलेगा। 1863 में रॉकफेलर ने $4000 लगाकर क्लीवलैंड शहर में अपनी पहली रिफाइनरी खोली। यहीं क्रूड ऑयल साफ होता था और केरोसिन बनता था। 2 साल में ये रिफाइनरी क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। लेकिन क्लीवलैंड में कुल 30 रिफाइनरियां थीं। सब एक दूसरे से लड़ रही थीं। कंपटीशन भयंकर था। प्राइसेस गिर रहे थे, प्रॉफिट बहुत कम था। ज्यादातर रिफाइनरीज बस किसी तरह जिंदा थीं। यहीं रॉकफेलर की असली चालाकी सामने आई। उसने समझा कि प्राइस कम करके लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। इस रेस में सब हारते हैं। तो उसने एक अलग डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि कंपटीशन से लड़ने के बजाय कंपटीशन को ही खत्म कर दिया जाए। और उसने ये किया एक ऐसे मेथड से जो आज भी हर बड़ी कंपनी की फाउंडेशन है। इस मेथड का नाम है वर्टिकल इंटीग्रेशन। आसान शब्दों में समझो, जो चीजें तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो सब खुद कंट्रोल करो, किसी और पर डिपेंड मत रहो। यहीं से रॉकफेलर का गेम बदल गया और यहीं से एक नया सिस्टम जन्म लेता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं होता, ये प्रैक्टिकल पावर होती है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुम चाय बेचते हो। अभी तुम दूध किसी डेयरी से खरीदते हो, चीनी किराने वाले से, चाय पत्ती होलसेलर से, कप्स प्लास्टिक वाले से। हर स्टेप पर कोई और अपना प्रॉफिट कमा रहा है तुमसे। अब सोचो, अगर तुम खुद की डेयरी खोल लो, खुद चीनी का कारखाना लगा लो, खुद चाय पत्ती उगाओ और कप्स भी खुद बनाओ, बीच के सारे लोग हट जाएंगे। उनका प्रॉफिट अब तुम्हारा हो जाएगा। यही चीज रॉकफेलर ने ऑयल बिजनेस में की। बाकी रिफाइनरीज सिर्फ एक काम करती थीं, क्रूड ऑयल खरीदो, उसे साफ करो, आगे बेच दो, बस। लेकिन रॉकफेलर ने यह काफी नहीं माना। उसने ऑयल रखने के लिए बैरल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज खरीद ली। पहले वो एक बैरल 25 सेंट्स में खरीदता था, अब वो खुद 15 सेंट्स में बनाता था। उसने ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंक वैगन्स खरीद लिए। उसने अपने गोडाउन्स और वेयरहाउसेस बना लिए। उसने सीधा दुकानदारों तक पहुंचने का अपना नेटवर्क बना लिया। जो काम पहले कोई और करता था और उसमें पैसा कमाता था, रॉकफेलर ने वो सब खुद करना शुरू कर दिया। अब बीच का सारा मुनाफा उसका था। इसका मतलब था उसकी कॉस्ट सबसे कम हो गई। और फिर उसने अगली चाल चली, रेल रोड्स के साथ गुपचुप डील्स। रेल कंपनीज रॉकफेलर का माल ढोती थीं और बाद में उसका कुछ पैसा वापस कर देती थीं। मतलब रॉकफेलर के लिए ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट फ्री था और उसके कंपेटिटर्स के लिए उनसे पूरा किराया लिया जाता था, कभी कभी तो ज्यादा भी। यह सिर्फ स्मार्ट बिजनेस नहीं था, यह शिकारी का तरीका था। रॉकफेलर अपना केरोसिन इतना सस्ता बेच सकता था कि कंपेटिटर्स हर सेल पर लॉस में जाते और फिर भी रॉकफेलर प्रॉफिट में रहता। यही उसने किया। 1870 में रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहायो नाम की कंपनी बनाई। उस वक्त यह क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। लेकिन पूरे अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ 4% ऑयल बिजनेस कंट्रोल करती थी। हर 100 बैरल्स में से सिर्फ 4। रॉकफेलर के लिए यह काफी नहीं था, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी का दूसरा फेज शुरू किया। इस फेज का नाम था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है सप्लाई चेन कंट्रोल करना, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है हर कंपेटिटर को या तो खरीद लेना या खत्म कर देना। 1872 में रॉकफेलर ने वो किया जिसे हिस्ट्री में क्लीवलैंड मैसेकर कहा जाता है। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड की हर रिफाइनरी के ओनर से मुलाकात की। उसने सीधा ऑफर दिया, अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दो। अगर वो मान गए तो रॉकफेलर ने फेयर प्राइस दिया। कई बार उन्हें मैनेजर बनाकर रख भी लिया। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो रॉकफेलर ने प्राइस वॉर शुरू कर दी। वो केरोसिन का रेट इतना गिरा देता कि वो कॉस्ट से भी नीचे हो जाता। कंपेटिटर्स जो इतनी कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, हर सेल पर पैसे गंवाते। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो रॉकफेलर को बेच दो या फिर बैंकक्रप्ट हो जाओ। ज्यादातर ने बेच दिया, कुछ ने लड़ने की कोशिश की, सब हारे। 1872 के एंड तक रॉकफेलर ने क्लीवलैंड की 26 में से 25 रिफाइनरीज अपने कंट्रोल में ले ली। सिर्फ 3 महीने में वो 4% से 25% पर पहुंच गया। यह सिर्फ सक्सेस नहीं था, यह ब्लूप्रिंट था।
पहले ऑफर करो, मना करे तो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करो और फिर जो बचा उसे खरीद लो। ये मेथड अगले 150 सालों में हर इंडस्ट्री में, हर मोनोपोली ने यूज किया है और आज भी ये हो रहा है। लेकिन रॉकफेलर सिर्फ क्लीवलैंड से सैटिस्फाइड नहीं था, उसे पूरा देश चाहिए था।